कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उनकी कौन सी स्किल्स को जज किया जा रहा होता है? सबसे पहले एटीट्यूड, दूसरा उसका टीम प्लेयर कि वो टीम प्लेयर है कि नहीं, और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सीवी बनाने में कौन सी गलतियाँ करते हैं? सीवी जो है ना, सीवी वो आपका सबसे पहला टच पॉइंट है कि आप किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं तो वो सीवी आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। लोग ये कहते हैं जी आपको रेफरेंस के बगैर नौकरी नहीं मिलती। आज आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि अगर आपने कामयाब होना है तो अल्लाह ताला से रब्ता करें, वो बेस्ट रेफरेंस है। एटीट्यूड को पहले दिन से क्यों नहीं चेक किया जाता? ये इश्यूज आते हैं पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। कॉल आती है, बंदा रख लें आप। कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके रवैये बुरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, बेशुमार ग्रेजुएट जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सवालात के जवाबात भी देते हैं, मगर एट द एंड नतीजा ये निकलता है कि वो जॉब इंटरव्यू में पास नहीं होते और उन्हें जॉब नहीं मिलती। आखिर सवाल ये है कि जॉब ना मिलने की वजूहात क्या हैं? इंटरव्यू में आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी बुनियाद पर HR डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट नहीं करता? ये भी जानेंगे कि HR डिपार्टमेंट आपकी कौन सी स्किल्स को उस वक्त जज कर रहा होता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि रेफरेंस के बगैर आपको जॉब नहीं मिलती। हम ये भी देखेंगे कि रेफरेंस होना कितना ज़रूरी है। आइए इन तमाम तर सवालात के जवाब लेते हैं HR कंसल्टेंट मोहतरम हसन रज़ा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हसन भाई, आप पिछले 15 सालों से HR में काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन HR कंसल्टेंट की आप पहचान भी रखते हैं। आपने ईलान में, सुपीरियर में, सर्विस शूज़ में, पेल में, ट्रीड ग्रुप में, एमरेट लैब्स में, इतने बेशुमार इदारों में आपने काम किया है और इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब हंटिंग के प्रोसेस में निकले हुए हैं। जब HR का पैनल सामने बैठता है, ठीक है, या फिर HR किसी की CV देख रहा होता है और कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो उनकी कौन सी स्किल्स को जज किया जा रहा होता है? क्या उनका CGPA देखा जा रहा होता है, ठीक है, या फिर उनकी एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन को देखा जा रहा होता है? क्योंकि हमारी यूथ का पूरा फोकस जो है वो CGPA पर है, नंबरों पर है। तो प्लीज़ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज आप ठीक कीजिएगा इस सवाल के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है और कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि आज उन्होंने मौका दिया कि हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करें। अच्छा शुएब, बात यह है कि CGPA जो है वो मैटर करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े इदारों में अगर हम बात करें तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बैक बेंचर हैं। सेल्स की पर्टिकुलरली बात कर लें, आप रिटेल की बात कर लें, तो वो लोग हैं जो कि जिनके CGPA शायद उस तरह से उतने अच्छे ना हो, डिग्री भी नहीं होती। हाँ, डिग्री भी नहीं होती, लेकिन दे आर वेरी वेल स्पोकन और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, फिर उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं। तो जिनका CGPA अच्छा नहीं है, तो आज मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी मेहनत करें और आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आप बात कर लें जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि HR क्या देखता है। अच्छा, हर जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आपने सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन के पर्सपेक्टिव से देखना होता है कैंडिडेट इज़ अ बेस्ट फिट। अगर तो वो कैंडिडेट बेस्ट फिट है जो आपके सामने रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक आप चीज़ें देखते हैं। अगर आप मुझसे पर्टिकुलरली पूछें कि बीइंग HR प्रोफेशनल आप क्या देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मैं उसका एटीट्यूड देखता हूँ कि उसका एटीट्यूड कैन डू है, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एटीट्यूड के बाद जो आती है वो है टीम प्लेयर। तो मैं ये देखता हूँ कि यार वो कैसा टीम प्लेयर है। ये तो नहीं कि आके आते साथ ही वो ये कह दे कि नहीं ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। सम टाइम होता है कि लोग जो हैं वो परफॉर्मर तो होते हैं, लेकिन वो टीम प्लेयर नहीं होते। वो वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके चलते हैं। वो डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले एटीट्यूड, दूसरा उसका टीम प्लेयर कि वो टीम प्लेयर है कि नहीं, और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स खाली ये नहीं होती बोलना, कम्युनिकेशन ये भी होता है सुनना, कम्युनिकेशन ये भी होता है समझना। हम यही सोच रहे होते हैं यार कि कैंडिडेट बहुत अच्छा बोल रहा है, तो शायद इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं होता। डिफरेंट इंटरव्यूज़ मैंने किए अपने करियर में
और यकीन माने बहुत सारे ऐसे लोग दे आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पूरा एक सेट होता है जिससे हम कैंडिडेट को एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम उसकी जो है वो देखते हैं। तो ये तीन मेरे नज़दीक ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी जब हम किसी कैंडिडेट को जब हम हायर करते हैं तो ये तीन चीज़ें हम उसकी देखते हैं। सीवी बनाने में कौन सी गलतियां करते हैं? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि सीवी क्या है, हमें आइडिया ही नहीं है। यकीन माने इमाम ऐसी ईमेल्स आती हैं और बंदा हैरान हो जाता है। और ये नहीं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस लोग वो क्या करते हैं, ब्लैंक ईमेल सेंड कर देते हैं, बल्क में ईमेल सेंड कर देते हैं। किसी को की ईमेल, चले जी आगे ईमेल फॉरवर्ड कर दी, फॉरवर्ड ईमेल्स कर देते हैं। तो सीवी का कोई आइडिया नहीं होता। आप अप्लाई कर रहे हैं एचआर की जॉब के लिए, आपका सीवी बना हुआ है मार्केटिंग का। फिर आप मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका सीवी बना होता है एचआर का। कोई हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मैं कस्टमाइज सीवी बना लूँ। आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी मतलब रेलेवेंट एग्जांपल कि आपके पास एक पोजीशन आई है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव की, और आपने जो सीवी वहाँ पर भेजा है वो सीवी आपने भेजी है एचआर जर्नलिस्ट का, तो आपको कॉल तो नहीं आएगी। हालांकि आपका एक्सपीरियंस जो है हो सकता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हो, आपने वो सीवी में मेंशन ही नहीं किया, वो आपने सीवी में डाला ही नहीं। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, इदारे ने हमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी अपनी क्या कोताही है या हमारे अपने क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं सीवी को लेके, कि यार मैं इसमें क्या चीज़ें डालूं कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाए। देखिए, सीवी जो है ना, सीवी वो आपका सबसे पहला टच पॉइंट है कि आप किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं तो वो सीवी आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। अगर वो सीवी आपका ठीक नहीं बना, वो सीवी आपका प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। सर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ यूथ में, लोग ये कहते हैं जी आपको रेफरेंस के बगैर नौकरी नहीं मिलती, और वो रेफरेंसेस के पीछे भागते रहते हैं। आए अपने स्किल्स को पॉलिश करने के पीछे उनको भागना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि रेफरेंस होना कितना ज़रूरी है? अच्छा शुएब, बात यह है कि मैं आपको अपनी रियल टाइम स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। मैंने 2005 में अपना करियर स्टार्ट किया था, और 2005 में किसी किस्म का सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब तो खैर सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया तो मुझे मेरे दोस्त ने, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ सीवीज़ के प्रिंट्स चाहिए, तो आप मुझे वो प्रिंट्स दे दें। और मेरा घर पाल टाउन में है, तो वहाँ से मैंने वो 24 नंबर एक बस चलती थी और 11 नंबर डेवो, तो 24 नंबर बस पे मैं बैठा, अपनी वालिदा से मैंने कुछ पैसे लिए। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ, मतलब इस तरह से करके मैंने कहा कि मैं आता हूँ, आप मुझे थोड़े से पैसे दे। मैंने कहा ठीक है, तुमने क्या करने हैं? मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं एक जगह जा रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार कि मुझे ना कुछ सीवीज़ के प्रिंट दे दो। मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया है कोट लखपत, मैंने वहाँ जाना है और मैंने अप्लाई करना है। तो शुएब यकीन माने, पहले दिन जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास कोई 12 के करीब प्रिंट्स थे सीवी के। कोई किसी किस्म का फेसबुक नहीं था, लिंक्डइन था, लेकिन लिंक्डइन लोगों को इतनी आगाही नहीं थी कि लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल अभी भी नहीं है, अभी भी उस तरह से आगाही नहीं, एग्रीड। लेकिन ये कि लिंक्डइन, आई थिंक मेरे करियर की अगर आप बात करें तो लिंक्डइन हैज़ एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन माय करियर। और मेरी पर्सनालिटी में भी मैं समझता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से लेकर 2020 तक जितनी भी मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी है, उस पर लिंक्डइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा, क्योंकि नेटवर्किंग जितनी आपको लिंक्डइन से मिलती है वो किसी भी और फॉरम से नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन मैंने 12 जगहों पे अपना सीवी जो है वो जाके दरवाज़ा खटखटाता, और मैं कहता कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे ना मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि हसन भाई की एक टांग जो है वो पोलियो का शिकार भी है, और जिस ज़माने की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको खुद चल के जाना होता था और डोर स्टेप पे जाके आपको सीवी ड्रॉप करनी होती थी। ईमेल भी इतना आम नहीं था। प्लीज़ एक्जैक्टली। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही बताया कि मुझे पोलियो है, तो वो मेरे लिए आसान नहीं था, मुश्किल था। लेकिन देखो, मैं ये समझता हूँ कि मेरे जहन में ये था यार कि करना है और मैं कर लूँगा। अच्छा, अब जहाँ मैं शुएब सीवी अपना फॉरवर्ड करता तो मैं आसमान की तरफ देखता कि अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में बेहतर है ना, तो उन्हें वो करना है।
यकीन माने शुएब कि अगले दिन मुझे एक इदारे से कॉल आ गई और वो कॉल थी HR ऑफिसर की पोजीशन के लिए, और कुछ अरसे के बाद मेरी उस इदारे में जो है वो जॉब लगी। तो मैं खैर अगले दिन जाके मैंने कहा फॉर द सेफर साइड और भी रेज्यूमेस ले जाता हूँ। तो मैंने गया, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू भी दिया और वहाँ जाके और भी जगहों पे मैंने जो है वो किया। तो बताने का आपको मकसद ये है, रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस आपको इंटरव्यू तक पहुँचा देता है। आगे आपने खुद जो है अपना प्रोसेस, जो भी आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं, जो आपकी काबिलियत है, वो आपने वहाँ जाके प्रूव करनी होती है। आज जो लोग हमें देख रहे हैं ना, मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। यकीन माने अल्लाह ताला से बड़ा जो रेफरेंस है ना, वो कोई नहीं है। बेशक हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इंसानों के पीछे भागते हैं। हम ये कहते हैं यार कि हसन रज़ा मेरा काम कर देगा, इमाम काम कर देगा, या फ़लाँ काम कर देगा। ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं वो एक वसीला हैं। अल्लाह ताला हमें वसीला बनाता है। हम पे परेशानी और मुश्किलें पता क्यों आती हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि यार मैं उस बंदे से रब्ता करूँगा, वो मुझे जॉब दिला देगा। यकीन माने वो मेरा रेफरेंस कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे देगा तो मुझे कॉल आ जाएगी या मेरी जॉब हो जाएगी। आज आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि अगर आपने कामयाब होना है तो अल्लाह ताला से रब्ता करें, वो बेस्ट रेफरेंस है। अच्छा, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। वो डिप्रेस हैं, ब्लेम कर रहे हैं, कभी सिस्टम को, कभी पॉलिटिशियंस को, कभी PM को। तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त ऐसी है जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो डिप्रेस्ड हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ कि आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन है और नौकरी मिलना कोई आसान भी नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बड़ी तगदोद आपको करनी होती हैं, बहुत मुश्किलात से आपको गुज़रना होता है। आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और दे रहा हूँ, ये लिख के आप अपने पास रख लें। जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप दुनिया के फारिग तरीन आदमी हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि आप नाकाम हो जाएंगे, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है। अब आप शायद हैरान होकर सुन रहे होंगे कि हसन रज़ा हमें ये कह रहा है कि आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको, आपने इन लोगों के सामने बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो कुछ लोग सुनेंगे। आपने इन लोगों के सामने कामयाब होकर दिखाना है। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ये लोग आपकी अपनी पूरी फैमिली में या इर्द गिर्द हर जगह आपकी मिसालें दे रहे होंगे और कहेंगे यार ये वो बंदा है जो मेरे साथ बैठता था, जो मेरे साथ बात करता था। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तब सारी दुनिया सुनेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, मैं ये बात करना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी हम बात कर लें। अक्सर हम ये देखते हैं कि टीम जो होती है और जो एम्प्लॉयर होते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, जो विज़न है वो अलाइन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका विज़न डिफ़ाइन ही नहीं होता, उनका मिशन ही डिफ़ाइन नहीं होता। लेकिन जिनका है भी सही, रिटर्न है बेशक, या फिर जो एम्प्लॉयर का है वो टीम का विज़न नहीं है। एक एम्प्लॉयर ऐसा क्या करे कि उसकी टीम जो है उसके विज़न में शरीक हो जाए? ठीक है, आप क्या समझते हैं इसके लिए क्या इक़दाम ज़रूरी है? अच्छा शुएब, सबसे बड़ा जो गैप आ रहा होता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, वो होता है कम्युनिकेशन का। हमारे यहाँ इदारों में किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन मैट्रिक्स नहीं है, कोई अप्रूवल मैट्रिक्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने क्या बात किस फोरम पे करनी है। फॉर्मल डिस्कशन क्या होती है, इनफॉर्मल डिस्कशन क्या होती है। यकीन माने लिटरली मैं हैरान होता हूँ, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको ईमेल भी करनी नहीं आती। टू किसे करना है, CC किसे करनी है, वो BCC कर रहे होते हैं। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई कैन शेयर विद यू। तो हमारा जो गैप आ रहा होता है ना एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयज़ का, वो आ रहा होता है कम्युनिकेशन का। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारे पास क्योंकि कोई परफॉर्मेंस के मेजर्स नहीं डिफ़ाइन होते, कोई KPIs हमने नहीं बनाए होते, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है, वो ये है कि हम एक बंदा रखते हैं और रखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इससे हमने काम क्या करवाना है। हम पहले कोई उसका रोल, कोई पहले कोई उसकी JD, कोई उसका वर्क प्लान, वो हमने नहीं बनाया होता। और जब वो आ जाता है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो एक्सपेक्टेशंस हमने शायद उसको बताई होती हैं, लेकिन वो वर्बल होती हैं।
फिर वो एक्सपेक्टेशंस कहीं किसी जगह पे डॉक्यूमेंट ही नहीं होती। तो जब वो आता है, वो इन्वायरमेंट देखता है, कल्चर देखता है, कम्युनिकेशन उस तरह से होती नहीं है, कोई कम्युनिकेशन मैट्रिक्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अल्टीमेटली डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो छोड़ देता है। अच्छा, अब एक और पर्सपेक्टिव हम देख लें इसमें। जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती है तो फिर क्या होता है, कुछ लोग इदारे में ऐसे होते हैं जो कि हमेशा से दूसरों का रिस्क ख़राब करे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी कोई बात पकड़ते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको मैनिपुलेट करते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो ऊपर जाके शेयर कर देते हैं कि क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानों के कच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बात जब उन्होंने सुनी उसको वेरीफाई नहीं करते और फिर अल्टीमेटली वो उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। यकीन माने, मैंने अपने करियर में भी देखा है, और क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, एडवाइज़र हूँ बहुत सारे इदारों के साथ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छे जो टॉप परफॉर्मर हैं आपके, आपने किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं किया होता, सिर्फ एक बंदे ने एक बात कही, उस बात पर आपने उसकी बात को सुन लिया और आपने डिसीजन ले लिया और उस बंदे को कहा कि ठीक है यार तुम चले जाओ, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि प्लीज़ जब भी ऐसा कोई डिसीजन लें, प्रोफेशनली देखें कि क्या क्या आप स्टेप्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। किसी की बात के ऊपर कोई इतना बड़ा डिसीजन ना लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, हायरिंग में होता ही है कि स्किल की बेस पे उसे हायर कर लिया जाता है, स्किल अच्छी होती है, लेकिन एटीट्यूड को बिल्कुल जो है इग्नोर किया जाता है। और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब उस बंदे को निकाला जा रहा होता है और उसी HR मैनेजर से पूछा जाता है जी आप क्यों निकाल रहे हैं, तो वो कहते हैं जी इसके एटीट्यूड का मसला है। तो एटीट्यूड को पहले दिन से क्यों नहीं चेक किया जाता? अच्छा शुएब, बात ये है कि जब हम हायरिंग करते हैं तो हायरिंग में हायरिंग की टिप्स भी दे दीजिए। हाँ, मैं हायरिंग की टिप्स दे देता हूँ। हायरिंग में ना पूरा पैनल इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे HR वाले फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर है, जो लाइन मैनेजर होता है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो पूरा एक पैनल बनता है, हर एक की अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं और अपनी उनकी जो है वो इसको अपना वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि कौन कौन से बंदा बेस्ट है, बेस्ट मैच क्या है, सेकंड, थर्ड, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैंने 15 साल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन लिटरली दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट ह्यूमन बीइंग। ऐसे फनकार आते हैं आपके सामने कि यू कांट इमेजिन। बिल्कुल ठीक। बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमने पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट और EQ, IQ पूरा हम प्रोसेस से गुजारते हैं, लेकिन आसान नहीं होता। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जब आप कहीं रिश्ता देखने जाते हैं तो जब वो आप अपनी सोचते हैं घर वाले कि यार बहू को लेकर आना है, तो पहले तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो आती है तो वो कल्चरली फिट होती है या नहीं होती। इसी तरह एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम करिए, एक है अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक है पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और ठीक है सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इश्यूज आते हैं पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। कॉल आती है, बंदा रख लें आप, कुछ भी नहीं किया होता आपने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत सारी जगहों पे जाके आपको फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन अल्टीमेटली 4-5 महीने के बाद वो बंदा सिस्टम में नहीं चलता, क्योंकि आपने उसको सिस्टमैटिक तरीके से गुजारा नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जाके ये मसले मसाइल जो हैं वो आ रहे होते हैं। और रही एटीट्यूड की बात, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कम्युनिकेशन लोगों की बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन देखें हमारा अलमिया ये है कि हम कभी अपनी वैल्यूज़ पे काम नहीं करते। और हमें मार कहाँ पड़ती है, किसी भी एम्प्लॉय को, कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके रवैये बुरे होते हैं, उसका बात देखें। बात यह है कि जब उसने अपनी वैल्यूज़ पे काम नहीं किया होता तो फिर वो आता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस पर्सपेक्टिव से सोचे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वहाँ पर लोग डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी चाहिए जब आप आएँ तो देखें। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं जिससे आप कैंडिडेट को बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आमतौर पर परफॉर्मेंस को ये समझा जाता है कि आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट्स जो हैं वो बस वो कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस मेजर करने के असल स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तो हम डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं HR के अंदर। इसमें डिफरेंट KPIs हैं, वो KPIs हम बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स जो हैं वो हम करते हैं, जो कि क्वार्टरली रिव्यूज़ होते हैं।
हर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को लेके फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। कई जगहों पे मैंने देखा है मंथली रिव्यूज़ होते हैं, कई जगहों पे क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, कई जगहों पे एनुअली रिव्यू होता है। देखिए हमारे यहाँ ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरा एक सिस्टम बना होगा कि KPIs हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हमने एवेलुएट करना है। अब पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यार इसके इतने नंबर लगा दो या इसके इतने मार्क्स लगा दें और इसका इतना जो है वो रेज़ कर दें। तो वहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है, क्योंकि जब आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं बने होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव सेटिंग का या कोई KPIs का कुछ इस तरह नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो एग्जिस्टिंग लोग काम करें, हमें तो ये भी नहीं पता होता बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के वो कर क्या रहे हैं, और नया बंदा आ जाता है, फिर हम देखते हैं कि यार ये शायद चेंज कर देगा या इस तरह कर देगा। हमें ये भी नहीं कम्युनिकेट किया होता बहुत सारी जगहों पे कि यार उस नए बंदे से हमने क्या काम करवाना है, तो वो खुद आके क्या चेंज करेगा, जबकि उसको खुद ही पता होता है कि उसने काम क्या करना है। तो येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सिनेरियो इज़ दैट द कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए मैंने बहुत सारे अच्छे इदारों में काम किया है, वहाँ पर मैंने देखा टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है कि बताइए क्या चेंज हम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी का अलमिया ये है शुएब के, जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि यार ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप ये करना चाहिए, तो हम आगे से कहते हैं यार तुम्हें ज़्यादा पता है, हमें पता है चीज़ों का। तो मतलब इस किस्म के एटीट्यूड जो हैं वो भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस पूरे सिनेरियो में कम्युनिकेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हों और ऑब्जेक्टिव भी वो सेट करें जो कि अचीवेबल हों, तो मैं समझता हूँ कि इन द एंड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होगा। हसन भाई, डाउन साइजिंग हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, कुछ को पॉलिटिक्स की बुनियाद पर निकाला जाता है, कुछ को फाइनेंशियल कट लगाने के लिए निकाला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जिसको निकाला जाता है, क्या सिर्फ उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है या उससे जुड़े तमाम तर ख़ानदान की ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है? कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप? शुएब, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल के टाइम में मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए वेरी प्रोफेशनली। मैं आज आपसे ना एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो एक साहब ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की, विच इज़ आई थिंक दैट कि बहुत सैड स्टोरी है। और मैं लिटरली जहाँ उन्होंने जिस तरह मुझे बताया उन्होंने, तो मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए कि इस तरह उन्होंने उसको कम्युनिकेट किया। उन्होंने कहा जी कि मैं एक इदारे में काम कर रहा था और वहाँ पे 4 लोग जो थे वो मेरे हक़ में नहीं थे, तो 4 से 5 लोग उन्होंने कहा कि उन्होंने तहैया कर लिया कि हमने फ़ारिग करना आपको। तो कहते कि उन्होंने ना मेरे पे एक दूरबीन सेट कर दी, तो वो दूरबीन मेरे पे थी, मेरा उठना, सोना, बैठना, जागना, हर चीज़ उनके पास जारी थी। तो उन्होंने कहा मैं भी एक इंसान हूँ, तो गलती का पुतला हूँ, तो मैंने भी गलतियाँ की कुछ। लेकिन जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हमने इस बंदे को फारिग करना है, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट की और मुझे उन्होंने फारिग कर दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे फारिग किया तो क्या हुआ, मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने अपने घर वालों से सारा शेयर किया, सारा कुछ बताया। देखिए शुएब, जब आप किसी बंदे को फारिग करते हैं तो आप उसको फारिग नहीं करते, आप उसकी फैमिली को भी बेचारी को फारिग कर देते हैं। वो कहते हैं कि रात को जब उनके बच्चे दूध मांगते हैं ना, तो मेरी बेगम क्या करती है कि वो जो जिसमें वो दूध डालते हैं उसमें पानी डालती हैं ताकि हमारे बच्चों का गुजर बसर हो जाए। तो वो कहता है जब वो दूध ख़त्म होता है ना, तो वो मेरे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं जब मेरे बच्चे रोते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है उसके पास। तो कहते हैं जब वो बच्चे रोते हैं मैं परेशान होता हूँ, तो फिर मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। आज आपके इस प्रोग्राम से तवस्सुल से मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग इस तरह करें हैं ना, टर्मिनेट कर देते हैं, आपकी मेहरबानी है टर्मिनेट ना करें। क्योंकि जब वो इंसान उसकी स्टोरी देखेंगे, जब वो ये कह रहा है कि जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, हो सकता है वो अपने मुंह से कोई अल्फाज ना बता रहा हो, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज़ निकल रही हो। ये ना हो कि वो अल्लाह ताला वो आवाज़ सुन ले और फिर बहुत सारे लोग ऐसे जो इस तरह कर रहे हैं वो परेशानी में आ जाए। आप ऐसे लोगों का साथ दें
ठीक है, हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है कि उसने ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर ली हो, आप फिर ये कह रहे हो कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, लेकिन ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम आपको हायरिंग के टाइम पता चलना चाहिए था कि क्या है ये, तो फिर आपके एंड पे भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का साथ दें, ऐसी सिचुएशंस लोगों की ज़िंदगी में ना लाएं कि वो अपने मुंह से तो कुछ ना कहें लेकिन दिल से बोलें, दिल से बुरा कहें। और आप यकीन माने, जब इंसान की दिल से आवाज़ निकलती है ना तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर सुनता है। बिल्कुल ठीक। सर, आप जनाब कासिम अली शाह साहब के बारे में क्या राय देंगे, क्योंकि वो एक एचआर ट्रेनर भी हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, आप खुद काफ़ी इंस्पायर हैं उनसे, कोई राय देना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छा शुएब, जब हम कासिम अली शाह साहब के बारे में बात करते हैं ना तो मेरे जहन में पता क्या आता है। देखिए, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो आपके जहन में आता है इमरान खान, जब आप टेनिस की बात करते हैं तो आपके जहन में आता है रॉजर फेडरर, और पाकिस्तान में जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर और एचआर कंसल्टेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में जो नाम आता है वो कासिम अली शाह का है। तो कासिम अली शाह इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एंड द बेस्ट ट्रेनर ऑफ द पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगियों में वैल्यूज़ ऐड की हैं। तो कासिम अली शाह, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो एचआर को समझना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि एक एचआर आपके स्किल सेट को किस तरह देखता है, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।